हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5th के मैथमेटिक्स की वर्कबुक, जो कि इसका मीडियम इंग्लिश होगा। पहले आपको हम कम्प्लीटली इसकी हिंदी मीडियम की बुक और हिंदी मीडियम की वर्कबुक दोनों ही कंप्लीट करा चुके हैं। अब इसमें पढ़ाने वाले इसकी इंग्लिश मीडियम की वर्कबुक है, उसको जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है वो इसको भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम हम कंप्लीट आपको इसकी पढ़ा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा इसमें टॉपिक है रिवीजन, यानी उसके बाद हमारे इसके चैप्टर शुरू होंगे। पहले रिवीजन क्लास है, यानी पिछली क्लास में आपने क्लास 4 में जो पढ़ा होगा उसका थोड़ा इसमें रिवीजन होगा। वो पढ़ने के बाद हम चलेंगे लेसन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ। हिंदी में आपने पढ़ा था स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड का मतलब होता है पता करना, खोजना, ढूंढना। ठीक, प्लेस का मतलब होता है स्थान, वैल्यू मीन्स होता है उसकी मान, यानी स्थानीय मान कहेंगे। तो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, ये जो नीचे नंबर दिए गए इनका हमें स्थानीय मान बताना है, यहाँ पर लिखना है। तो देखो 5 का ये 1 का मतलब होता है यूनिट्स प्लेस, टेंस टेंस पे होता है, 100 सैकड़ा होता है, 1000 हजार होता है, 10,000 10,000 होता है और लाख लाख होता है। ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं। केवल इसे पढ़ने का मतलब आपका ये होगा कि आप इंग्लिश से हिंदी को रिलेट कर सकें। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी इसमें 5 ही हो गई। अब हमको 3 की लिखनी प्लेस वैल्यू, तो 3 लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे। और 3 कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर, यानी 3 के बाद 1 डिजिट अभी बचा हुआ है। या ये कहिएगा ये टेंस प्लेस पे है तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा जाके हमारा। इसी प्रकार देखो जीरो में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 100 लिखा हुआ तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई होगा और इसकी प्लेस वैल्यू जो निकलेगी जाके वो 0 ही निकलेगी। इसी प्रकार से 6 है। 6 का जो सीट नंबर है वो 1000 पे है, यानी 1000 मतलब 1000वें नंबर पर 6 है, तो इसमें हम 1000 का 1000 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी प्लेस वैल्यू इसमें आ जाएगी 6000। इसी प्रकार से 4 है। 4 इंटू करेंगे 1 लिखेंगे और ये लिखा हुआ 10,000, यानी इसका हमें 10,000 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी 40,000 40,000। इसी प्रकार से 2 है। 2 इंटू ये लाख लिखा हुआ है, तो लाख 1 लाख का गुणा करेंगे, या ऐसे मान के चलिएगा कि 2 इंटू यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि 2 से पहले कितने डिजिट अभी रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 0 इंक्रीज कर देंगे इस प्रकार से, तो ये 1 लाख ही हो जाएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 लाख। ये आपका 2 लाख। इसमें कहने मतलब है अगर इन नंबरों को हम पढ़ना चाहें तो ये हमारी 2 लाख बोला जाएगा, और ये 40,000, ये 6,000 दैट इज 46,035। इस प्रकार से नंबरों को अगर प्लेस वैल्यू की जानकारी करके आप नंबर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। समझ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कहा गया राइट द ग्रेटेस्ट इज स्मॉलेस्ट। देखो ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बड़े से बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स होता है छोटे से छोटा। 6 डिजिट नंबर यानी 6 अंकों की संख्या फ्रॉम द डिजिट गिवन बिलो। जो डिजिट आपको यहाँ बिलो का मतलब होता है नीचे, जो नीचे अंक आपको दिए जा रहे हैं इनकी सहायता से आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर भी लिखना है। डिजिट आपके पास ही है, तो देखो यहाँ भी लिखने की एक कॉन्सेप्ट होती है, उसी का अनुसार हम लिख पाएंगे, नहीं तो आप गलत भी कर सकते। ग्रेटेस्ट तो लिख लेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट में अगर 0 दिया गया तो थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे हो तो ग्रेटेस्ट से लिखना शुरू कर, अर्थात इन नंबरों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर देंगे, अरेंज कर देंगे, उतरते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। तो बड़ा नंबर हमारा 9 है, लेस देन 9 7 है, लेस देन 7 5 है, लेस देन 5 हमारा 4 है, और लेस देन 4 3 है, और लेस देन 3 0 है। ये 6 डिजिट हो गए हैं, कंप्लीटली लिख गए। तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा दिए गए डिजिट से लिख गया। अब इसी प्रकार से हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है, तो अब हमें यहाँ से देखने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ से लिखना शुरू कर दें। अगर यहाँ 0 नहीं होता, मान लीजिए 2 होता, तो इसी प्रकार से रिवर्स ऑर्डर में हम इनको लिख देते, इधर से लिखना शुरू कर देते, और इस प्रकार से हमारा नंबर बन जाता। लेकिन अगर 0 है तो पहले 0 कभी लिखा नहीं जाता है, और 0 अगर आप लिख भी देंगे तो वह काउंट नहीं किया जाएगा डिजिट में। तो स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे 3, नाउ रिटन 0, उसके बाद हम 0 को लिखेंगे। अब आप इसी क्रम में लिख दीजिएगा 4 5 7 9। ये इस प्रकार से अगर 0 है तो पहले 0 के अलावा कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट है, यानी 0 से पहले जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है 0 के बाद
उसको यहाँ लिखेंगे, फिर आप उसी क्रम में उतारते चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम जीरो लेंगे। अगर जीरो है तो नहीं है जीरो, तो फिर उसी प्रकार से आप, जैसे हमने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख दिए, यहाँ पर आप इन असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिख जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे आइएगा 7, 5, 4, 3 और 1 और 0। यहाँ पर भी 0 दिए, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए पहले 1 लिखेंगे, 0, 3, 4, 5, 7। इन द सेम में देखो ये लास्ट है इसी प्रकार से 9, 7, 6, 5, 4, 2। अब इसमें जीरो नहीं है तो आप डायरेक्टली, ये नंबर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, इन नंबरों को आपकी बार असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या रिवर्स ऑर्डर इसी लिख दो, 2, 4, 5, 6, 7, 9। तो इस प्रकार से ये दिए हुए नंबरों डिजिट से हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को लिखना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रिवीजन में जो क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन है और सब्ट्रैक्शन के। 3 क्वेश्चन हमारे पास एडिशन के हैं, 3 ही क्वेश्चन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, अब ऐसा नहीं है कि क्लास 5th में स्टूडेंट आ गया हो कोई, उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ना आते हो, तो रिवीजन में आप स्वयं कर लेंगे। इनको हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये श्वेता परचेज, देखो यहाँ श्वेता तो किसी लड़की का नाम है, परचेस्ड मीन्स होता है खरीदा, परचेज मीन्स होता है खरीदना, परचेस्ड खरीदा, क्लॉथ मीन्स कपड़े होते, फॉर 21,480 एंड अलमीरा, और एक सेफ होती है, इसको अलमीरा कहते हैं, 3,600 एंड ए बाइसिकल, बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल, फॉर 4,978। एक लड़की ने 3 सामानों की परचेजिंग की है, कुछ कपड़े खरीदे हैं, अलमारी खरीदी है और एक साइकिल खरीदी। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, देखो हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक, हाउ मच मनी, वैसे यहाँ पर होना चाहिए था हाउ मनी, हाउ मैनी रुपीज़, अगर रुपीज़ अगर यहाँ पर कहते तो हाउ मैनी कहते, मनी का है तो हाउ मच कहेंगे, यानी कितना धन, ठीक है। डिड सी स्पेंड, खर्च किया, उसने, स्पेंट मीन्स होता खर्च किया, स्पेंड होता खर्च करना, तो उसने कितना धन खर्च किया। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो लैंग्वेज में सवाल हमारा गिवन है तो हमें थोड़ी लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। तो आप केवल ज़्यादा लैंग्वेज ना लिखें, तो कम से आइटम है उसका नाम जरूर लिखें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ, जो अपने पहनने वाले कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा क्लॉथ्स लिखा जाता है। तो ये खरीदे उसने है 21,480, और अलमारी जो उसने खरीदी है वो खरीदी है 3,600। इसके बाद उसने बाइसिकल खरीदी है, BICYCLE, बाइसिकल खरीदी उसने 4,978 की। अब यहाँ पर आपको बताना है टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स होता खर्चा, ये आप केवल टोटल एक्सपेंडिचर ना लिख पाओ तो टोटल तो लिख ही सकते हैं। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इनका सबका एडिशन ये 8 हो जाएगा, और ये 7, 8, 15 की 5 कैरी 1 आ जाएगी यहाँ पर, और ये 9, 1, 10 और 6, 16 और 4, 20 0 हो जाएगी, और यहाँ पर कैरी 2 आ जाएगा। इनका सबका जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 7, 8 और ये भी 10 हो जाएगा, 10 की फिर 0 आ जाएगी, कैरी यहाँ पर फिर 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जाके 3, यानी 30,058 रुपीज़ उसने टोटल खर्च किए। तो जो लैंग्वेज में इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन हो तो ऐसे किए जाते। अब देखिएगा यहाँ पर हाउ मच मैनी मनी डिड सी स्पेंड, तो इसका मतलब था कितना खर्च किया, तो हमें क्या करना था, तीनों आइटम्स का जो अमाउंट था वो एडिशन करना था। इन द सेम वे यहाँ गिवन है श्याम हैड 11,020 सैक्स ऑफ पोटाटोज इन द कोल्ड स्टोरेज, कोई व्यक्ति है श्याम, उनके पास कोल्ड स्टोर में 11,020 11,020 सैक्स ऑफ पोटाटोज, यानी आलू के बोरे उनके कोल्ड स्टोर में इतने पड़े हुए, इसे समझें आप। सी सोल्ड 1,020 सैक्स ऑफ पोटाटोज, अब उनमें से उन्होंने क्या किया, 1,020 जो बोरे हैं आलू के बेच दिए। सोल्ड का मतलब है बेच दिए, सेल मीन्स होता है बेचना, सोल्ड बेच दिए। अब हाउ मैनी सैक्स ऑफ पोटाटोज, अब देखो यहाँ लिखा हुआ लेफ्ट, अब यहाँ लिखा हुआ हाउ मैनी, और वहाँ उन्होंने लिखा था हाउ मच। तो हाउ मैनी हाउ मच का मतलब ये होता है जो चीज़ गिनी जा सकती है उनके लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, मनी का मतलब होता है धन, मात्रा, तो उन्होंने हाउ मच लिखा, अगर वो रुपीज़ लिखते तो यहाँ पर हाउ मैनी लिखते। अब बोरे हमारे गिने जा सकते इसलिए यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग हो रहा था। हाउ मैनी सैक्स ऑफ पोटाटोज आर लेफ्ट, यानी कितने बोरे अब श्याम के पास बचे हैं। तो आप केवल ये लिख दें लेफ्ट सैक्स आर लेफ्ट, बचे हुए बोरे हैं,
लेफ्ट 11,000 20 हमने भेज दिए 1,020 भेज दिए, तो टोटल में से उनको करना पड़ेगा माइनस, तो हमारे पास केवल बच गए हैं 10,000। ठीक, यानी ऊपर 1,020 बेच दिए हैं तो हमारे पास पूरे 10,000 सैक्स बच गए हैं। 10,000 बोरे आलू अभी भी उनके पास कोल्ड स्टोर में हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज की क्वेश्चन ये वाला किया जाएगा। और समझते हैं यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लिकेशन है और 2 ही डिवीज़न भी हैं। तो मल्टीप्लाई एक क्वेश्चन हम करवाते हैं और एक कोशिश करेंगे डिवीजन कराने का। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन तो देखो करवाते हैं, फिर आपको हम ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप ये चेक कर सको कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है या गलत है। अब 4 7 या 28 होते हैं, एक डिजिट हम यहाँ पर लेफ्ट करके लिखते हैं। तो 4 7 या 28, 4 6 या 24 और कैरी 2, 4 7 या 2 7 या 14, 2 7 या 14, 6 2 या 12 और 1 11। करना क्या होता है यहाँ पर हमको अब करना होता है इनका एडिशन। तो ये हो जाएगा 3 4 और ये आ गया हमारा 1। अब हम 2 तरीके ऐसे हमारे चेक करने के, हमने जो किया है सही है या गलत है। जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे आप करते जाइए, कहीं गलती होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो क्या करेंगे इनका डिजिट सम करते हैं, अंकों का योगफल। इन अंकों का योगफल करिएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 7 और 6 13, 13 + 5 18 हो रहा है। 18 का फिर एडिशन करेंगे, 8 और 1 9। देखो किसी एक का अगर 9 हो जाए तो दूसरे का हमें डिजिट सम पता करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये 9 हो गया तो हम इसका नहीं निकालें, क्योंकि जो भी इनका मल्टीप्लाई निकलेगा जाके इनका डिजिट सम भी 9 ही होगा। 9 के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लाई करें, अब वो डिजिट सम हमेशा 9 ही रहेगा। अब अगर ये 9 आ जाता तो हमारा मल्टीप्लाई ये सही है, अदरवाइज़ ये गलत है। अब चेक करते हैं। और जब हम डिजिट सम करते हैं तो जैसे जो 9 होते जा रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर इनका डिजिट सम फाइंड करना हो इसका, तो ये 9 हो रहा है तो इसको कोई लेना देना इससे नहीं। इसका डिजिट सम आ रहा हमारा 4 और 2। अब चाहो तो इनका फिर मल्टीप्लाई कर लो, पूरा अगर करना चाहते हो तो देखो 9 को छोड़ दीजिएगा। डिजिट सम करने का ये तरीका होता है, इससे हम जल्दी कर पाते हैं। 4 और 2 6 का, आप नहीं आप चाहो नहीं हम तो 9 भी जोड़ेंगे तो आप 9 भी एडिशन कर लो। ये 6 और 9 15, और 15 को आपस में फिर आप एडिशन करो। जैसे ये कितना हो गया हमारा, ये 15 हो गया। 15 का फिर करोगे 6 तो आया, तो 6 ही आप 9 को छोड़ दो चाहे ले लो। अब इनका मल्टीप्लाई तो हो रहा था यहाँ पर, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 54, 54 का फिर एडिशन करो, देखो ये 9 ही आया। तो हमने कहा था किसी एक नंबर का 9 आ जाए तो फिर दूसरे करने की ज़रूरत नहीं, वो आप मल्टीप्लाई जो करोगे 9 ही रहेगा। अब चेक करते हैं, इसमें देखो जो 9 हो रहे हैं उनको हम लेफ्ट कर देंगे। 8 और 1 9, ये छोड़ दीजिएगा। अब हमारे पास बचे हैं 4 1 5 1 6 और 3 9। देखो इनका डिजिट सम भी 9 ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ये प्रोडक्ट किया है वो बिल्कुल हमारा इन द सेम भी आप इसको करेंगे। एक डिवीजन भी सीखते हैं। तो अब इस डिवीजन को करने के लिए कम से कम हमें 18 की टेबल तो लर्न होनी ही चाहिए, इसीलिए टेबल 20 तक लर्न आपको कराई जाती है। मल्टीप्लिकेशन अगर टेबल आपको 9 तक लर्न है तो भी मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन डिवीजन में आपको 19 तक होनी ही चाहिए। कर तो आप लेंगे लेकिन वहाँ क्या है, थोड़ी परेशानी आपको बार बार होती रहेंगी। तो 18 बन जाए 18, यहाँ पर बच गया हमारा 17 0। अब 18 9 जा 162, 18 9 जा 162, यहाँ बच गए हमारे 8 और ये आपके 5 यहाँ पर आ जाएंगे। और 18 4 जा 72, यहाँ पर आपका 3 और 1, यानी 13 आपका बच गया रिमाइंडर, जिसे हम लोग शेष फल बोला करते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइड भी कर लो। अब इसको भी चेक करना, तो इसके लिए रिलेशन क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाली कॉन्सेप्ट लगा करके आप इसे भी चेक कर सकते हो। आप मतलब जो कोशेंट आया वो और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी प्रोडक्ट आया उसमें आप इस 13 का एडिशन कर देंगे तो आपका 3505 ही आना चाहिए। ठीक, तो एक नेक्स्ट बचा हुआ वो आप नेक्स्ट ये कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स इज़ 55 रुपीज़। एक पेंसिल बॉक्स की कीमत है 55 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल बॉक्सेस। अब इसी प्रकार के 25 हमने पेंसिल के बॉक्स खरीदे तो उनकी कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होती है, अगर एक किसी आइटम की कीमत कॉस्ट हमको गिवन हो और मोर देन 1 की कॉस्ट हमसे जब पूछी जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो 1 आइटम की जो कॉस्ट होती है उसमें जितनी भी हमें और नेक्स्ट आइटम की कीमत पूछी जा रही है उनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल बॉक्सेस आर या बॉक्सेस इक्वल। इसके लिए क्या करते हैं हम 55 में 25 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई हमने 5 का किया, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा फिर 25 टू 27 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 111 का एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1375।
अब ये वही चेक करना चाहो तो आप चेक कर लीजिएगा। इनका एडिशन देखो कितना हो रहा है, 5 5 10, 10 का 1, और इनका कितना हो रहा है 7, 7 बन जा 7। इनका प्रोडक्ट सम भी 7 ही आना चाहिए। तो देखिएगा 7 + 1 3, 7 + 3 10, 10 का 1, 1 और 5 6 और 1 7, इसका मतलब सही है। तो 25 बॉक्सेज जो कॉस्ट होगी जाके वो 1375 रुपीज़ होगी। देयर आर 225 पेंसिल बॉक्स इन ए पैकेट, देन हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन वन पैकेट। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि देयर आर 225 पेंसिल्स इन 15 पैकेट्स, 15 पैकेट में 225 पेंसिल हैं। तो ये कह रहे हैं हाउ मैनी पेंसिल्स देयर आर देयर इन वन पैकेट, तो एक पैकेट में कितनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था इसका तुरंत रेसिप्रोकल टाइप यानी रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ हमने गुणा किया, एक की कीमत दे करके ज़्यादा की पूछी जा रही थी, यहाँ हमसे ज़्यादा की दे दी और फिर एक की पूछी जा रही, चाहे कीमत मान लीजिएगा चाहे दूसरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती थी, एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा डिवीजन। तो हम यहाँ लिखेंगे पेंसिल्स इन वन पैक। तो एक पैकेट पेंसिल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से आप 225 को कर देंगे डिवाइड, 15 बन जा 15, यहाँ बच गए आपके 7 और 5 यहाँ आ गई ये, तो 15 5 जा 75। तो कुल 15 पेंसिल ही आपके एक बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व, मीन्स हल कीजिएगा जो आपके बोर्ड मॉस के रूल के अनुसार है। बोर्ड मॉस का मतलब होता है पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है नहीं, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले हमें डिवीजन करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की जो टर्म लिखा हुआ है वो यहाँ पर है। सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है, इसमें जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो। तो 7 × 3 को एज इट रहने देंगे, प्लस 9 की टेबल 63 में जाएगी 7 टाइम्स, 9 7 या 63 7, और -7 अपनी जगह। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमारा यहाँ हो रहा है 7 3 या 21 प्लस 7 -7। नेक्स्ट रूल हमारा है प्लस का। जब आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को कर चुके हो तो प्लस करेंगे, तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 28 -7। अब आप माइनस करेंगे तो वापस आ जाएगा हमारा 21। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ समझाई। आप चाहते थे 7 से 7 यहाँ भी कट कर सकते थे, लास्ट में हमारे 21 ही बस। इसी प्रकार से ये है, यहाँ भी पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन चारों ही साइन गिवन है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे। तो ये 11 × 2 एज इट रहेंगे, प्लस 4 की टेबल 32 में जाएगी, 4 8 या 32 -19। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 या 22 प्लस 8 -19। नेक्स्ट हमारा जो नंबर होता है वो प्लस करने का होता है, 22 + 8 ये हो जाएंगे 30। 30 में से 19 को आप खर्च कर दीजिएगा, बच जाएंगे हमारे पास। तो ये बोर्ड मॉस का नियम होता है, वो आपको अच्छे से। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड फिल द ब्लैंक्स, समझिएगा फिर उसकी खाली जगह को भरिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक, अंडरस्टैंड एंड फिल द ब्लैंक्स, समझिएगा और खाली जगह को भरिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है खाली जगह भरिए। अंडरस्टैंड का मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 2 इज एन इवन नंबर। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो नंबर इवन नंबर कहे जाते हैं। इवन मीन्स सम संख्याएं, ठीक, हिंदी मीडियम में आपने पढ़ी होंगी, तो उनको इवन नंबर को हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो सम संख्याओं की कॉन्सेप्ट क्या होती है, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन इतना कह देना काफ़ी नहीं होते, जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं वो नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। अब एक हम आपको काफ़ी बड़ा नंबर दे दें, मान लीजिए हमने ये नंबर आपको यहाँ तक दे दिया है। अब इसको आपको बताना ये नंबर इवन है या ऑड है। तो 2 से, यहाँ तो ये कह रहे 2 से डिविजिबल हो वही तो इवन नंबर होता, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है आप डिवाइड करते रहिए इतने इतने बड़े क्वेश्चंस को। लेकिन नहीं, जो इवन की कॉन्सेप्ट होती है वो हम ये समझेंगे आज से कि जो नंबर के लास्ट डिजिट क्या होते हैं, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट अगर आता है, यानी लास्ट का नंबर 2 की टेबल में अगर आता है तो वो नंबर इवन नंबर होगा। तो ये 0 देखो, 0 सभी नंबर की टेबल में आते हैं, तो 0 2 की टेबल में भी आता है। यहाँ पर 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, इनमें से कोई भी डिजिट अगर है तो नंबर इवन ही होगा। तो एक तरीके से वो नंबर 2 से डिविजिबल ही होता है। लेकिन हमें डिवाइड करके चेक नहीं करना, चेक करना इस प्रकार से केवल लास्ट डिजिट देकर। अब यहाँ लिखा हुआ 3, तो इसमें आपको लिखना है 3 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, 3 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि 3 2 की टेबल में नहीं आता। ठीक, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, 3 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, दैट इज 3 इज एन ऑड नंबर। यहाँ पर भी आपको लिखना, देखो 4 2 की टेबल में आता तो यहाँ लिख देंगे 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, बाई 2, 4 इज एन, तो यहाँ लिखेंगे आप इवन नंबर।
ठीक, तो इसे आप समझ। यहाँ पर हमको HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए देखो केवल HCF कहाँ है, तो आपको जो मेथड सबसे अच्छा आता हो उसकी तर्ज पर आप HCF फाइंड कर लें, चाहे फैक्टर मेथड से चाहे डिवीजन मेथड से। और अगर आपको प्राइम फैक्टर करने आते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स आपको HCF LCM दोनों ही निकालने आ जाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट इनको हम करते हैं फैक्टर मेथड से। आप चाहो तो छोटे छोटे नंबर हैं डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से हमेशा किए जाते हैं जो नंबर बड़े नंबर होते हैं वो हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे करना है। 18 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 9, 9 का फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3। फैक्टर आप करना सीखें या हमने सिखाए हैं तो आप सीख पाए होंगे। 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 6, और 6 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 यानी 8 इंटू 3। आप देखिएगा हमको HCF इनका फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए क्या होता है, वो नंबर हमको चाहिए जो कॉमन नंबर, कॉमन से मतलब ऐसे नंबर जो दोनों के फैक्टर में हों। ये 2 यहाँ मिला, ये 3 यहाँ पर मिला, और ये 3 हमें यहाँ भी मिल रहा है, तो वही नंबर हमने एक ले लिया 2 और एक ले लिया 3, इनका मल्टीप्लाई किया 6। दैट इज ये ग्रेटेस्ट नंबर है। 6 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी टेबल में 18 और 24 दोनों आते हैं। ये HCF की कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 है जिसकी टेबल में 18 और 24 दोनों आते हैं। इन द सेम वे 21 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, और 35 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा जाके 5 इंटू 7। अब HCF फाइंड करने का मतलब होता है कि हम इनका कॉमन मल्टीपल फाइंड करें, तो 7 आ रहा है, तो इनका HCF 7 होगा। एक ही नंबर ऐसा है जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से, डिवीजन मेथड से, और एक है आपके मल्टीपल मेथड, यानी आप टेबल लिख करके भी इनके HCF फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमसे कहा गया इनके LCM फाइंड करने हैं। तो चाहे LCM फाइंड किए जाए चाहे HCF फाइंड किए जाए, आपको फैक्टर तो करने आने ही चाहिए। 8 के फैक्टर हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और देखिएगा 16 के फैक्टर लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। LCM की एक दूसरी कॉन्सेप्ट ये भी होती है, जो नंबर गिवन होते हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर भी LCM हो सकता है। तो 8 और 16, देखो 8 की टेबल में 16 आते हैं, इनका LCM 16 ही हो जाएगा। आप चाहे निकाल लीजिएगा चाहे डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब देखिएगा हम LCM निकालना चाहते हैं, तो LCM के लिए देखो कॉमन नंबर, नहीं इसमें कॉमन नंबर नहीं लिए जाते, सॉरी, ये जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो सभी फैक्टर हम ले लेते हैं। तो 16 के पास सबसे ज़्यादा वो ले लिया। अब देखो इसके मिलाते, ये 2 आ चुके, ये 2 आ चुके, ये भी 2 आ चुके, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12, अब 12 और 16 में आपस में कोई नंबर LCM हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 टेबल में 16 नहीं आते। तो अब जो भी इनका LCM होगा 12 और 16 से भी बड़ा होगा, ये हमें ध्यान रखना। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। LCM फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा फैक्टर है वो सब लिख लीजिए आप। यहाँ पर 4 फैक्टर, यहाँ 3 है, तो इसके हम सभी फैक्टर को पहले ले लेंगे। अब इसमें हम मिलान करेंगे कौन नहीं आया। देखो 2 आ चुके, ये 2 आ चुके, ये 3 नहीं आए, बस वो भी लिख लीजिएगा। कहने मतलब ये था कि 12 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 4 जो है 16 के अंदर पहले से मौजूद हैं, 3 नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लाई 16 के अंदर और कर दीजिएगा, LCM निकल आएगा। ये कॉन्सेप्ट वो है जो आप कंपटीशन में लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी LCM फाइंड करने के लिए। ये तो बेसिक मेथड, इससे करते रहिए आप। इनका मल्टीप्लाई देखो ये 16 है और ये इंटू 3, 16 इंटू 3 दैट इज़ 48। ये वो है छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है। LCM की कॉन्सेप्ट होती है कि वो मिनिमम नंबर जो दिए गए नंबर की टेबल में आए, मिनिमम नंबर जो दिए गए नंबर की टेबल में आए। अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन गिवन है जिन्हें हमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू भरना है। कौन सी फ्रैक्शन हमारी छोटी है कौन सी बड़ी है ये पता करने के लिए हमें उनके डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल करना होता है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, और न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। तो देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह फ्रैक्शन हमेशा बड़ी होती है। दैट इज 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। जो इसको साइन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है, जो नंबर हमारा छोटा हो या स्मॉलर नंबर हो उसकी तरफ इसका पॉइंटर है। यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो हमको सेम करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे तो ये 3 बन जा 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 बन जा 2 ही रहेगा। अब देखिएगा कौन कम ज़्यादा है, केवल इतना ही देखिए, यहाँ पर 3 है यहाँ 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हमने क्या किया था वो समझ लीजिएगा। किया हमने ये, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3/6, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 2/6। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म सेम हो गया, तो न्यूमरेटर पद का टर्म हम देखेंगे। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, न्यूमरेटर इज इक्वल, दैट इज
4/8 इज ग्रेटर देन 2/8। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को आप या तो इक्वल कर लीजिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 16 बन जा 16 और 2 8 जा 16, 16 इक्वल टू। इन द सेम वे अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमें फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जो भिन्न ये गिवन है उन्हें असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही जिसे बोलते हैं, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता क्रम, अवरोही क्रम। यहाँ असेंडिंग बढ़ते क्रम में इन फ्रैक्शंस को लिखना है, यहाँ घटते क्रम में लिखना है। तो देखो जो हमारे डिनोमिनेटर के टर्म सब इक्वल हैं तो लिखना बहुत आसान है। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें है 1/8, इससे ग्रेटर फ्रैक्शन है हमारी 2/8, और इससे भी ग्रेटर फ्रैक्शन है हमारी 3/8, और इससे भी ग्रेटर फ्रैक्शन है हमारी 6/8। यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन दिस क्वेश्चन इज 6/8। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, यानी सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पहले, उसके बाद उससे छोटी, सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट फ्रैक्शन लिखी जाएगी या मिनिमम फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगी 6/8 इज ग्रेटर है, और इससे लेस फ्रैक्शन जो थी हमारी 3/8, इससे भी छोटी फ्रैक्शन थी 2/8, और इसकी लास्ट में आ जाएगी हमारी 1/। इन द सेम वे यहाँ पर भी सबके डिनोमिनेटर टर्म इक्वल हैं। न्यूमरेटर को देख करके इन फ्रैक्शन को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। दैट इज 1/7 इज लेस देन 3/7, दैट इज 3/7 इज ग्रेटर देन 1/3, एंड 6/7 इज ग्रेटर देन 3/7, एंड 9/7 इज ग्रेटर देन 6/7। नाउ यहाँ पर आप केवल इसकी रिवर्स ऑर्डर को लिखेंगे। 9/7 जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारा जो ये जो साइन है वो हमेशा रहता है उसको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की तरफ, यदि हमारे गलत लगे, इनको आपको इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। ये इसी प्रकार से 9/7 इज ग्रेटर देन 6/7, 6/7 इज ग्रेटर देन 3/7, 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, तो साइन का भी हमको ध्यान रखना है। साइन हमेशा जो बड़ी फ्रैक्शन है उसकी तरफ ये ओपन पार्ट हमारे एरो का रहना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उनके डिनोमिनेटर पे ही डिपेंड करता है। डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो हमें एलसीएम लेकर के इक्वल करने पड़ते हैं या मल्टीप्लाई करके हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 13 13 है, 13 यहाँ लिखे जाएंगे, 7 और 5, ये 7 और 5 हो जाएंगे 12/13। यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, 6 8 14। इन द सेम वे जब सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का घटाना, डिनोमिनेटर टर्म इक्वल है तो डायरेक्टली हमारा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा जा करके हमारा 6/8। सॉल्व कर दीजिएगा 2 से कटिंग कर करके, तो ये हो जाएगा हमारा 3/। इन द सेम वे नेक्स्ट है, यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ 13 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12/। चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। इन फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, बहुत ही आसान। ये हमारे पास कंप्लीट नंबर है तो इसको आप एज इट लिख देंगे, ये 28 ही रहेगा। इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। देखो 1 0 है तो पॉइंट के तुरंत बाद पहले नंबर पर, यहाँ 2 0 है तो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर, यहाँ 3 0 है तो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर। ये हमारा डेसिमल नंबर में चेंज हो गया, बस इतना सा काम था। ये हमारे कंप्लीट नंबर है 10 + 6, ये डायरेक्टली 16 पॉइंट। ये 1 0 है तो नंबर 1 पर, ये 2 0 है तो नंबर 2 पर, यहाँ पे 3 0 है तो नंबर, यानी 2 0 तो दूसरे नंबर पर, 3 0 है तो पॉइंट से 3 डिजिट पर पहुंच जाएगा, 3 प्लेस पर। तो इस प्रकार से ये हमने भी डेसिमल में लिख दिया। राइट द डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन कर देना, यानी उसको बिखेर देना, विस्तार रूप में लिख देना। तो डेसिमल नंबर को जैसे अभी हमने विस्तार रूप में था डेसिमल में लिखा था जस्ट इससे पहले वाला, और यहाँ वापस उसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 25 कंप्लीट लिख दो, चाहे 20 + 25 लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1/10, 3 को लिख सकते हैं 3/, दूसरे नंबर पर 2 0, और 5 हमारा यहाँ से तीसरे नंबर पर आ रहा तो 5/1 के साथ 3 0 आएंगे। जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। इसको चाहे पहले 60 लिख लो, फिर 5 लिख लो, प्लस 3/10 प्लस 8/100 प्लस 6/। नेक्स्ट देखिएगा राइट इन रुपीज एंड पैसे। यहाँ पर हमारे जो पॉइंट से पहले के नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, ये कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी रुपए पढ़े जाते हैं, और पॉइंट के बाद के पैसे पढ़े जाते हैं। तो इसमें रुपए भर देंगे 92, पैसे भर देंगे 8 पैसे या 08, कुछ भी लिख दो। रुपए इसमें है 247 और पैसे इसमें हमारे 70। इसी प्रकार से राइट इन रुपीज। अब ये रुपीज में वापस लिखने हैं,
तो ये हो जाएंगे हमारे 510 रुपीज़ कंप्लीट पॉइंट लगा के लिख देंगे 74 ये रुपीज़ हो गई। अब ये हमारे पास 999 तो रुपीज़ है, लेकिन पैसे के नाम पर केवल 9 पैसे ही, तो 9 पैसे को अगर हम केवल 9 लिख देंगे तो वो 90 पैसे पड़े जाएंगे, केवल ये ध्यान रखना है। तो आपको पहले यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे तब लिखेंगे, तो ये 9 पैसे पड़े जाएंगे। और अगर आपने गलती से इस प्रकार से लिख दिया 999.9, तो ये अब 9 पैसे नहीं बल्कि 90 पैसे हो जाएंगे। तो हमें हमेशा एक डिजिट अगर है तो एक जीरो पहले लगाना पड़ेगा। चेंज इनटू किलोग्राम्स, किलोग्राम में चेंज करना, तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू होता 1000 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट हमको पहले पता हो तभी हम आगे कर सकते। तो छोटी बड़ी मतलब छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करने के लिए हमेशा डिवीजन का ध्यान रखिएगा, और बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखिएगा। अगर किलोग्राम आपको दिए जाए ग्राम में चेंज करवाए जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम अगर हमारे पास हैं और किलोग्राम में चेंज करवा रहे हैं तो हमारे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हम लिखेंगे 700/1000। अब इस प्रकार के डिवीजन हमें कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, डायरेक्टली 3 जीरो अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 के बाद हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ गया हमारा 0.700 किलोग्राम। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने किलोग्राम है हमारे पास, 2495 ग्राम है। आप 1000 से जब डिवाइड करोगे तो 3 जीरो कैंसिल करोगे तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएंगे जा करके 2.495, यानी 2 kg कंप्लीट हो गए, 495 ग्राम भी रहेंगे। आगे लिखेंगे आप kg ही, लिखा kg ही जाएगा, तो इसका मतलब है 2 kg 495 लास्ट 2 क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। ये जो फिगर यानी चित्र दिए गए इनकी पेरीमीटर चाहिए होती है, तो सबसे पहले सीखेंगे पेरीमीटर क्या होती है। देखो फाइंड बार बार कह रहे तो हम फाइंड तो सीख ही गए होंगे, फाइंड मीन्स होता पता करना यानी बताना। पेरीमीटर का मतलब होता है ये सभी चारों साइडों की जो लेंथ है उसका एडिशन ही पेरीमीटर होता है और कुछ नहीं। एरिया होता है जो ये जगह घेरी है, हमसे एरिया नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है ये बाउंड्री लाइन पूरी नाप के बताइएगा कितनी है। हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। तो एडिशन कर लो, 5 + 5 10 + 2 12 + 2 14, डायरेक्टली कर लिख दीजिएगा 14 सेंटीमीटर। 4 + 4 8 और 4 12 सेंटीमीटर, 4 3 या 12 सेंटीमीटर, इतनी सी बात थी। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मैट स्ट्रिप ऑफ योर स्कूल इज 900 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले नाम किसका लिया, लेंथ का, तो लेंथ है हमारी 900। ये जो टाट पट्टी आप जिस पर बैठते हो क्लास में वो 900 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 900 सेंटीमीटर यानी 9 मीटर कहिएगा। और जो ब्रेड्थ है इसकी यहाँ लिखे हुए ब्रेड्थ, ये चौड़ाई बोली जाती है, तो ये है हमारी 550 सेंटीमीटर। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई किसी टाट पट्टी की क्रमशः 900 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो रेस्पेक्टिवली मतलब हो गया क्रमशः, यानी पहले किसका लेंथ का नाम लिया तो लेंथ दी गई, फिर ब्रेड्थ का नाम लिया तो ब्रेड्थ दी गई, इसके लिए लिखा जाता है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ मैट स्ट्रिप, तो इस टाट पट्टी की आपको पेरीमीटर पूछी, ये 900 है तो ये भी 900 सेंटीमीटर होगी, इधर की 50 है तो इधर भी 50 सेंटीमीटर ही। करना क्या होता है पेरीमीटर के लिए, सबका एडिशन करना होता है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ मैट स्ट्रिप, मैट स्ट्रिप की पेरीमीटर हो जाएगी, हम क्या करेंगे इनका सबका एडिशन कर देंगे। 900 का मतलब हो जाएगा 1800, तो ये कंप्लीट हो गए, और 550 + 50 100 ये हो गए। तो जब इनका एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा जा करके 1900 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 100 सेंटी। स्क्वायर का मतलब होता है, देखो ये जो हमारी ये फिगर है ये रेक्टेंगल के टाइप का है। रेक्टेंगल में इस प्रकार से दो दो साइडें यूकल होती हैं, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर कहा गया इन्होंने स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें एक ही लेंथ की होती है, यानी समान लंबाइयों की चारों साइडें होती है, तो स्क्वायर कहा जाता है। और इस प्रकार से कंप्लीट कोने सीधे दिख रहे हो तो तिरछे नहीं कोने होने चाहिए, यानी 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनना चाहिए, तो ये स्क्वायर होता है। ये भी 100 है, ये भी 100 सेंटीमीटर होगी, ये भी 100 सेंटीमीटर और इधर भी 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फील्ड ओवर ऑल 4 साइड्स। अब हम चाहते हैं जैसे मान लीजिए आपका खेत ही है और इस प्रकार का ही है, अब आप इसको गायों से या दूसरे जंगली जानवरों से इसकी फसल को बचाने के लिए तारबंदी करना चाहते हैं और सिंगल एक घेरा लगाना चाहते हैं तार का, तो आपको कितना तार लाना पड़ेगा वो आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल।
ठीक, तो वो उसकी पेरीमीटर के बराबर हुआ। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता, सभी साइडों का केवल एडिशन कर दें, या एक दूसरा रिलेशन भी होता 4 इंटू साइड। लेकिन देखो हमने कोई रिलेशन नहीं आपको बताया, 4 इंटू साइड। यहाँ क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो वो चीज़ हम आपको याद कराते तो आप उतना अच्छा नहीं समझ पाते। हमें करना क्या है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सभी साइडों का एडिशन करना, या 4 इंटू साइड, किसी एक साइड को 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 100 दैट इज 400, और 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कर लोगे तब भी 400 ही तो आएगा। तो ये समझ के चलें, आप कोई रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा जा करके सेंटीमीटर। इतना लंबा आप बाहर ले आएंगे तो एक घेरा पूरे खेत की तरफ हो जाएगा। अब वो जगह नहीं, हमें 3 घेरे लगाने थे, इसका 3 गुना कर दो, 4 घेरे लगाने तो 4 गुना कर दो, बस उसी के आधार पर हम तार की लंबाई को लेकर के ले आते हैं। तो ये कंप्लीटली हमने रिवीजन आपका इसमें करा दिया है। भले थोड़ा क्लास लंबा हो गया होगा, लेकिन एक चैप्टर जो शुरुआत का रिवीजन क्लास था वो हमने कंप्लीटली करा दिया। अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके चैप्टर 1 को, जिसका नाम है नंबर। तब तक के लिए दैट्स ऑल।